हाई वे पर नाना के शहर से वापस आते कार एक्सीडेंट में माँ बाप मर गए। कभी कभार छोटी बच्ची के लिए नाना नानी का घर ही बेहतर होता है। जनाजे के बाद नाना नानी अपनी नवासी इरीशा को कराची ले आए, क्योंकि एक्सीडेंट में इरीशा खुद भी मौजूद थी। सब खुद देखा था तो उसके जहन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो जब मिली तो बेहोश थी। हादसे की हौलनाकी ने उसको बेहोश कर दिया था। उसको ही बेहोश नहीं किया, बल्कि लकड़ियां जमा करने वाले एक 15 साल के लड़के ने लाशें देखी थी, तो वो 5-6 दिन तक होश में नहीं रहा था। ये बात भी इसलिए पता लगी, पुलिस ने बताया एक ही चश्मदीद गवाह था। या वो दरख्त जिससे गाड़ी टकराई, टायर रॉड टूट गया था। अरीशा को ज़रा भी हराश नहीं आई थी, लेकिन कार का अगला हिस्सा बता रहा था कि आगे बैठे बच नहीं सकते थे। 6 साल की उम्र हादसात के लिए बहुत कम होती है। हादसा ऐसा हौलनाक था कि रात को उठ उठ कर रोती थी। नाना नानी मामू ने हाथ का छाला बना लिया था। घर में पले कुत्ते की उससे दोस्ती नहीं हुई। वो उसको देखकर बहुत भौंकता था। वक़्त बहुत बड़ा मरहम होता है। बच्ची आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। उससे कभी किसी ने हादसे पर बात भी नहीं की थी। एक दफ़ा रात को रीशा के नाना सरमद साहिब को कुछ अजीब सी आवाज़ें महसूस हुई, जैसे किसी का गला दबाया जा रहा हो। वो बिस्तर से उठे तो आवाज़ मज़ीद बढ़ गई और ज़मीन पर नाखून और पैर रगड़ने की आवाज़ भी महसूस हुई। और कमरे से दालान की तरफ बढ़े और स्विच खोला तो फर्श पर कुत्ता मरा पड़ा था और पिछले पाँव से फर्श पर रगड़ने के निशान भी मौजूद थे। उन्होंने सबको आवाज़ लगाई। अरीशा भी कमरे से निकली तो उसके मामू ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। दूसरे दिन अरीशा के स्कूल जाने के बाद उन्होंने कुत्ते की पुरस्रार मौत पर बात की कि ये कभी भी घर में दाखिल नहीं हुआ, ना ही दरवाज़ा खुला था कि दाखिल होता। दरवाज़ा बहुत याद से बंद किया गया था। जानवर की मौत थी, बात आई गई हो गई। अरीशा की दादी को अपनी मरहूम औलाद की आखिरी निशानी की याद सताती तो वो वीडियो कॉल कर लेती थी। वो अपनी पोती से कहती थी, कब मिलने आओगी? तो यही जवाब मिलता कि अभी नहीं आऊँगी, कुछ काम करके आऊँगी। दादी भी खूब हंसती थी इस बात पर। नाना भी पूछते थे कि तुमको ऐसा क्या काम? एक रात फिर नाना को आवाज़ महसूस हुई, जैसे किसी का गला दबाया हो और वो घुट रहा हो। नाना जल्दी से कमरे से निकले तो देखा कि उनका छोटा बेटा समद सीढ़ियों पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। उन्होंने चीख कर गिरे हुए बेटे का नाम लिया और कोई है, गाड़ी निकालो, एम्बुलेंस को बुलाओ। उनकी बहू भी बागी बागी आई तो वो भी पागल हो गई। ज़ोर ज़ोर से यही कह रही थी कि अरीशा की आवाज़ पर कमरे से निकले थे, लेकिन उनका बेटा मर चुका था। अस्पताल वालों ने सिर्फ मरने की तस्दीक की। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया कि हार्ट फेल हुआ है। घर में एक खौफ सा माहौल था। बेवा मवानी का कहना था कि रात में सो नहीं पाती। मेरी आंख लगती है तो मुझे महसूस होता है कि मेरे मुंह के करीब आकर कोई मुझे देख रहा है, और जब आंख खुली तो रीशा को कमरे के बंद दरवाजे से पार होते या अलमारी पर बैठे देखा है। सब वहम ही समझते थे कि बेटे को मरने से पहले भी आवाज़ अरीशा ने दी थी, जबकि सब ने देखा था अरीशा गहरी नींद सो रही थी। उनको हर वक्त यही महसूस होता कि अरीशा उनके इर्द गिर्द होती है। उनको अरीशा से नफरत हो गई। उसको देखकर गुस्सा चढ़ जाता और वो मासूम खौफ से उनको देखती रहती। एक दिन उन्होंने बंद बाथरूम से चीखना शुरू किया। जब सब बाथरूम के बाहर पहुंचे तो कह रही थी, रीशा ने शावर के पाइप से उनका गला घोंटने की कोशिश की है और वो अब भी मेरे साथ अंदर है। दरवाज़ा बाहर से बंद है। घर के तमाम अफराद रीशा के कमरे की तरफ भागे तो देखा वो सोफे पर पाँव फैलाए बैठी है और बाल खुले कंधों पर रखे पंखे की हवा से उड़ रहे हैं। सब ने यही कहा कि बाथरूम के दरवाजे के बाहर कोई कुंडी ही नहीं है। बाथरूम सिर्फ अंदर से लॉक हो सकता है। अब सबको यकीन हो गया कि ममानी को रीशा से जेलसी हो गई है या दिमागी तवाज़ुन खराब है। ममानी की तबीयत शदीद खराब हो चुकी थी। उन्होंने कई दफ़ा रीशा को मारने की कोशिश की, कभी गिलास मारती, कभी प्लेट मारती। सरमद साहिब ने रीशा को कुछ दिनों के लिए उसकी दादी के शहर उनके घर छोड़ने का फ़ैसला किया।
یہ گاڑی میں بیٹھے ہائی وے کی طرف رواں دواں تھے۔ اس جگہ پہنچے جہاں حادثہ ہوا تھا تو ریشا نے کہا نانا، اور اس درخت کی طرف اشارہ کیا۔ نانا تھوڑا آگے نکل گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی ریورس کی اور رک گئے۔ درخت پر گاڑی ٹکرانے کے بہت گہرے نشان تھے، لیکن ریشا ایک لکڑیاں گدے پر ڈالے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جو اس کو خوف اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے گاڑی تھوڑی دیر روکی اور آگے بڑھے، اور تھوڑا آگے 5 منٹ کی مسافت پر ایک ہوٹل پر روک دیا جہاں سگریٹ کی دکان تھی۔ سرمد صاحب سگریٹ خرید رہے تھے کہ وہی لکڑی جمع کرتا لڑکا ہانپتے کانپتے گاڑی تک پہنچا اور اندر جھانکا اور پوچھا یہ گاڑی کس کی ہے؟ تو سرمد صاحب نے اس کو بتایا کہ ان کی گاڑی ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ لڑکا بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور گاڑی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ لڑکی کہہ رہا تھا تو سرمد صاحب نے کہا کہ کیا لڑکی؟ کون لڑکی؟ تو اس نے چیختے ہوئے کہا جو لڑکی تمہارے ساتھ تھی صاحب جی، وہ کچھ مہینے پہلے ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یقین نہ آئے تو یہاں ہوٹل کے بیروں اور دکان والوں سے پوچھ لو۔ ہوٹل اور وہاں کے ملازمین نے کہا صرف 2 لاشیں تھیں، بچی بے ہوش تھی اور زندہ تھی، لیکن وہ لڑکا باضد تھا اور قسمیں کھاتا رہا تھا۔ سرمد صاحب گاڑی کی طرف بڑھے تو سیٹ خالی تھی۔ وہ پاگل کی طرح چیخ رہے تھے میری بچی، میری بچی۔ وہاں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اس دوران ان کو سیٹ پر لفافہ ملا۔ جس کو کھولا تھا اس میں 1-2 کروڑ کے چیک کی کاپی تھی جو اس کے مرحوم داماد کے اکاؤنٹ کا تھا اور جو اس کے مرحوم بیٹے کو دیا گیا تھا۔ ساتھ میں ایک تصویر تھی جس میں داماد، بیٹی اور نواسی کی لاشیں تھیں۔ اسی وقت فون کی بیل بجی اور ان کی بیوہ بہو کی آواز تھی ہاں ہم نے مارا تھا، وہ سمد نے ٹائر کے نٹ لوز کیے تھے، وہ 2 کروڑ واپس مانگ رہے تھے اور خاندان میں بات لے جانے کی دھمکی دے رہے تھے۔ میں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہوں ابا جی، یہ عریشہ نہیں ہے، یہ ان تینوں کا انتقام ہے۔ پھر آواز ڈوبتی چلی گئی۔ روزے محشر باتیں ایسے ہی کھلیں گی۔